हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरवी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीक्रेट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने करंट को डिस्कस किया था, करंट के फ्लो को डिस्कस किया था और ओम्स लॉ को डिस्कस किया था। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले देखते हैं हम आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था, आज ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं और रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आज हम क्या बात करेंगे, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट डाले वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट डाले या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करे, वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कोई भी मटेरियल होता है वो किससे मिलके बनता है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो ये हमारा कंडक्टर है, इसमें एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन एटम और मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। और इनका एटम और मॉलिक्यूल के साथ जो कोलिजन होता है वो क्या करता है, अपोज करता है इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में। तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है कंडक्टर की। देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर गाइस। लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था, तो वहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। आप सभी को याद होगा V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आर क्या है, रेजिस्टेंस, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो आर इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन दी लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा हमने कंडक्टर लिया है या कितना छोटा कंडक्टर लिया है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, कंडक्टर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन सब फैक्टर्स को अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। देख लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। इसका सिंबल है ये यूनिट का सिंबल है गाइस। रेजिस्टेंस का सिंबल तो आर होता है, ये इस यूनिट का सिंबल है कि ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, इसको ओमेगा भी बोलते हैं। क्लियर। अब 1 ओम की डेफिनेशन क्लियर करते हैं, क्या होता है 1 ओम। तो फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अगर हम वोल्टेज क्या ले लें या पोटेंशियल डिफरेंस को क्या ले लें, 1 वोल्ट ले लें और जो करंट है उसको 1 एम्पियर ले लें, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। तो क्या है, 1 ओम इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end a current of 1 ampere flow through it। अगर हम क्या करें, कोई वायर है उसके अक्रॉस क्या करें, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दें, तो उसमें क्या होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी जिसके कारण क्या होगा, 1 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। क्लियर है गाइस। अब हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या था ओम्स लॉ, V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, ये था ना। और ये कब कंडीशन के, इसके लिए कंडीशन थी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर। टेम्परेचर कांस्टेंट था तो V और I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो था वो क्या था, कांस्टेंट था। और वो कांस्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस। क्लियर गाइस। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो एक बार ये सर्किट डायग्राम को समझते हैं। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में एक सर्किट डायग्राम समझाया था, वही है गाइस। तो क्या है, इसमें क्या करा है हमने, एक एमीटर यूज़ करा है, यहाँ पे क्या लगाया है, हमने रेजिस्टेंस लगाई है, यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है। आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है एमीटर उसके सीरीज़ में लगा हुआ है और जो वोल्ट मीटर है वो क्या लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो जो ये वोल्ट मीटर है ये रेजिस्टेंस के
अक्रॉस वोल्टेज को मेज़र करेगा। ये क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगी। अभी ये ओपन स्विच है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लगा है, एक रियोस्टेट लगा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रियोस्टेट का क्या काम है, रेजिस्टेंस वेरी, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं रियोस्टेट। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। ये भी बताया था लास्ट वीडियो में क्या होता है। अभी यहाँ पे से ही देख लो गाइस आप कि अगर करंट ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो करंट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, करंट कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो वही बात बता रही हूँ मैं आपको कि अगर यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, सर्किट में करंट कम फ्लो होगी। और अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। क्लियर है गाइस। अब हम स्विच को कनेक्ट करते हैं और यहाँ से करंट को चेंज करना है। करंट को चेंज करने का क्या मतलब है, यहाँ से रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। अगर हमें करंट को इंक्रीज़ करना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, रेजिस्टेंस को कम करना होगा। तो हमने क्या करा, एक मेज़र करा, हमने क्या करा, करंट की वैल्यू पहले 1 एम्पियर, ये करंट है एम्पियर में है गाइस, और ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किस में है, वोल्ट में। तो हमने क्या करा, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर रखी। हमने स्विच को कनेक्ट करा। स्विच कनेक्ट करने के बाद हमने ऐसा रेजिस्टेंस लगाया जिससे सर्किट में क्या हो, 1 एम्पियर करंट हो। तो 1 एम्पियर करंट हमने यहाँ से मेज़र करी। हमने 1 एम्पियर करंट को मेज़र करा, हमने देखा कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो वो वोल्टेज ड्रॉप आया 5 वोल्ट, ठीक है। फिर हमने करंट को इंक्रीज़ करा। करंट इंक्रीज़ कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करके। तो हमने यहाँ रेजिस्टेंस को क्या करा, कम करा, जिससे करंट क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। करंट इंक्रीज़ हो गया, क्या हो गया, 2 एम्पियर हो गया। तो इसके अक्रॉस फिर हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करा, वोल्टेज को मेज़र करा, तो वो 10 वोल्ट आई। ऐसे ही हमने करंट को इंक्रीज़ करा 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। और आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज को मेज़र कर लिया, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट और 25 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे गाइस, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो V को हमने x एक्सिस, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमने क्या लिया, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, और y एक्सिस पे हमने करंट लिया। तो x एक्सिस पे मैंने ये स्केल से क्या ड्रॉ कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बना दिया 5, 10, 15, 20 का, और यहाँ पे करंट का बना दिया 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब 1 एम्पियर जब 5 वोल्ट था, वोल्टेज 5 वोल्ट थी, तो करंट कितनी थी, 1 एम्पियर। तो ये पॉइंट मिला। फिर हमने देखा जब 10 वोल्ट पोटेंशियल था तो करंट कितनी थी, 2 एम्पियर थी। फिर 15 वोल्ट में ऐसे मैंने सारे पॉइंट ड्रॉ करे, और जब मैंने इन पॉइंट को मिलाया तो क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला था वो क्या था, V = IR। हमने पढ़ा था ना ओम्स लॉ, क्या था कि जो करंट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगी करंट के, तो वोल्टेज = एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया था R और फिर I। तो यही फॉर्मूला आया था ना कल ओम्स लॉ का, V = IR। हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है Y = mx। तो मैंने अभी बताया कि हमने x एक्सिस पे क्या लिया है, वोल्टेज लिया है। तो x की जगह जो x है इसकी जगह हमारे पास I वेरी कर रहा है, और जो y है इसकी जगह हमारे पास v वेरी कर रहा है, और r क्या शो कर रहा है, m को। m क्या होता है, स्लोप होता है गाइस, ठीक है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है, r रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि V/I = R होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ओम्स लॉ में क्या था कि R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इस ग्राफ से R की वैल्यू कांस्टेंट आती है क्या नहीं आती। तो हम किसी भी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, V और I का रेशो निकालेंगे और R की वैल्यू चेक करेंगे। R की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट। तो V की वैल्यू क्या रखते हैं, 5, और I की वैल्यू क्या है गाइस, 1 एम्पियर। तो रेशो कितना आया, 5/1 = 5 ओम, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या है, वोल्टेज 15 है। तो यहाँ पे वोल्टेज को क्या लिखते हैं, 15, और करंट कितनी है, 3 एम्पियर। तो यहाँ से भी क्या आया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम। एक बार इस पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं, 25 या 20 पे चेक कर लेते हैं। चलो, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 20, और V पे यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, 4। तो I की वैल्यू क्या है, 4। तो अभी रेजिस्टेंस क्या आया, 5 ओम। तो यानी कि जो ओम्स लॉ में बताया था कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो V और I का रेशो क्या होता है, R होता है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
क्लियर है गाइस, यानी कि जो ओम्स लॉ ने बताया था वो सही बताया था। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया और V और I के बीच ग्राफ भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है गाइस। अब हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने कंडक्टर, रेजिस्टेंस, रजिस्टर और इंसुलेटर के बारे में बात किया था। वहाँ पे हमने करंट के बेसिस पे बात की थी, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के बेसिस पे बात करते हैं। तो कंडक्टर क्या होंगे, हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें करंट का फ्लो क्या हो जाता है, ईजीली हो जाता है। करंट का फ्लो ईजीली हो जाने का क्या मतलब है, वो कैसा रेजिस्टेंस लगा रहे होंगे, हाई या लो रेजिस्टेंस लगा रहे होंगे तभी तो करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। तो यानी कि जो लो रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। तो गुड कंडक्टर क्या है, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल है सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर। जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो करंट को ईजीली फ्लो होने देता है। और जो कॉपर है और एल्यूमिनियम है ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं। अब जो हम वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं। हम सिल्वर की भी वायर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, बट क्यों नहीं करते, क्योंकि हम सबको पता है कि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए हम किसकी वायर यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एलॉयज़ होते हैं उनकी कंडक्टिविटी, करंट को फ्लो करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। तो यानी कि जो उनका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा हाई होगा मेटल की कंपैरिजन में। तो यानी कि जो वो होते हैं एलॉयज़, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टर्स उन्हीं को बोलते हैं। तो रेजिस्टर क्या है, दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर। एग्जाम्पल क्या है, एलॉयज़ लाइक नाइक्रोम्स और मैग्नीन। क्लियर गाइस। जो नाइक्रोम होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऐसे ही मैग्नीन का रेजिस्टेंस भी मेटल से ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या था, जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता वो इंसुलेटर होते हैं। करंट फ्लो नहीं होने का क्या मतलब है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो उनमें करंट का फ्लो नहीं होता। तो दो सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल रबर। रबर क्या है, एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि रबर में कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह होते हैं उनके जो ग्लव्स होते हैं वो रबर के बने होते हैं, है ना, इसीलिए क्यों, क्योंकि उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वुड। वुड क्या है, गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर क्यों कहा है उसमें, क्योंकि अगर जो ड्राई वुड है वो गुड कंडक्टर है, अगर वो थोड़ा वेट होगा, गीला होगा, तो उसमें करंट का फ्लो होने का चांस हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि कंडक्टर जो रेजिस्टेंस है उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि लेंथ। अगर हम इसको समझेंगे, क्या समझेंगे, कि मान लिया कि हमारे पास दो रास्ते हैं जिनकी विड्थ क्या है, सेम है, एक छोटा रास्ता है और एक क्या है, लंबा रास्ता है। तो अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो रास्ता जितना लंबा होगा रुकावट उतनी ही ज़्यादा आएंगी, यानी कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, और लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। यानी कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लेंथ घट रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और लेंथ के घटने से रेजिस्टेंस घट रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मतलब, विड्थ से समझ सकते हो आप, ये विड्थ। अगर ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं कि दो रास्ते हैं, एक तो चौड़ा रास्ता है और एक पतला सा रास्ता है, उनकी लेंथ सेम है, उनकी विड्थ अलग अलग है, तो किस रास्ते में ज़्यादा रुकावट आएंगी, जो छोटा रास्ता होगा वहाँ से जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो जब विड्थ क्या होगी, कम होगी, या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो यानी कि आपने देखा कि अगर ए ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। यहाँ पे देखो ए ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, ए कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी कि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है गाइस, कि जो अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं क्या, कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। अगर जो
रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा गाइस, कम हो जाएगा। तो अगर देख लेते हैं, अगर हमने किसी वायर का, जैसे यही है डायमीटर, मान लिया सपोज इस वायर का जो डायमीटर है वो क्या कर दिया, 2 टाइम कर दिया। तो अगर हमने डायमीटर को क्या कर दिया, 2 टाइम कर दिया, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पहले जितना रेजिस्टेंस था उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर हमने क्या कर दिया, डायमीटर को हाफ़ कर दिया, सपोज़ जो डायमीटर था उसको हाफ़ कर दिया, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 4 टाइम हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस पहले था उसका 4 टाइम हो जाएगा अगर हमने डायमीटर को हाफ़ कर दिया। अगर हमने डायमीटर को 2 टाइम कर दिया तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के जो मटेरियल है उस पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा मटेरियल लिया है। अभी हमने देखा था कि अगर एक कंडक्टर है और क्या है, एक रेजिस्टर्स है। अगर हमने कंडक्टर्स लिया तो जो उनका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर आपने रेजिस्टर ले लिया उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी हमने देखा कि मेटल क्या है, कंडक्टर है ना। गुड कंडक्टर में आया कॉपर। अगर आपने कॉपर लिया, कॉपर की वायर ली है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर आपने नाइक्रोम की वायर लिया, नाइक्रोम क्या है, रेजिस्टर है। अभी हमने डिस्कस करा रेजिस्टर क्या है, नाइक्रोम क्या है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है कंपेरेटिव टू द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। किससे हाई होता है, कंडक्टर से हाई होता है। ठीक है, तो अगर आपने क्या लिया, नाइक्रोम का वायर लिया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा मेटल के रेजिस्टेंस से। क्लियर है गाइस। तो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है आप किस मटेरियल का वायर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि अगर टेम्परेचर वेरी होगा तो रेजिस्टेंस वेरी होगा। तो देख लेते हैं कैसे वेरी होगा। अगर टेम्परेचर वेरी होता है ना तो क्या होता है, जो एटम के मटेरियल के जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो वाइब्रेट नहीं कर रहे थे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे और क्या आपस में कोलिजन करने लगेंगे, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है जो चल रहे थे उनका पहले तो सिर्फ वो रेस्ट में थे। जो हमारे एटम थे, यहाँ पे देखो, जो हमारे एटम थे वो क्या थे, रेस्ट में थे, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इनके साथ कोलिजन हो रहा था। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये भी वाइब्रेट करने लगेंगे, जिससे इन एटम का आपस में भी कोलिजन होगा और इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलिजन होगा। तो जो रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है गाइस। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग एंड लॉरिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। क्लियर गाइस। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इससे पहले हम रेजिस्टेंस को देख लेते हैं किस किस फैक्टर पे इफेक्ट डाला। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूँ तो क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करा, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इसको ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। तो देखते हैं, वेयर रो इज़ अ कांस्टेंट नोन एज ए रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ से रो की वैल्यू निकालते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू क्या आया, R इंटू ए अपॉन एल, R इंटू ए अपॉन एल। अब समझ लेते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। पर क्या है, रेजिस्टेंस एक फिक्स डायमेंशन का रेजिस्टेंस। अगर आप एक ऐसी वायर ले जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, क्या हो, लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। दोबारा सुन लो एक बार। अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लें जिसकी लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा मेटल का वो क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा।
तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, बस एक फिक्स्ड डायमेंशन का रेजिस्टेंस है। तो एक बार देख लेंगे, द रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है, बस उसमें डायमेंशन हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। द रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल विच हैज़ स्पेसिफिक डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब हमने इसमें फिक्स कर दिया कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लेंथ होनी चाहिए। इट्स मीन द मटीरियल हैज़ 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है गाइस। अब देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी किस किस बात पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड थिकनेस। ऐसा क्यों है कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं डिपेंड करती? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो अगर आपको किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आपको उसकी लेंथ 1 मीटर ही लेनी पड़ेगी। अब ये चीज़ फिक्स हो गई। अब जब कोई चीज़ फिक्स हो गई तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये वेरी नहीं करेगा। अगर आपने 2 मीटर लेंथ ले लिया तो वो सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी नहीं होगी गाइस। अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है तो लेंथ 1 मीटर ही लेनी पड़ेगी। ये चीज़ फिक्स हो गई, तो यानी कि जो रेजिस्टिविटी है इस पर डिपेंड नहीं करेगी। ऐसे ही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी फिक्स है कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही लेना है, इसीलिए रेजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगी। बस किस पे डिपेंड कर रही है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस किससे के साथ वेरी होता है? टेम्परेचर के साथ वेरी होता है। तो यानी कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस और टेम्परेचर पे। तो देखते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ द सब्सटेंस से क्या मतलब है? क्योंकि हर सब्सटेंस का नेचर अलग अलग है, मतलब हर सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो हर सब्सटेंस के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी और उनके टेम्परेचर पे, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी होता है, ठीक है। हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर आप सिल्वर लेंगे तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपने उसकी लेंथ फिक्स कर दी, आपने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स कर दिया और हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स होता है अगर टेम्परेचर वेरी ना करे। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर वेरी नहीं करता तो जो रेजिस्टेंस होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। इसीलिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है गाइस। तो यूनिट देख लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर। ओम को ऐसे लिखते हैं और ये हो गया मीटर। कैसे आई ओम मीटर वो देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का? रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और ये क्या है? एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। ये क्या है? लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचा गाइस? ओम मीटर। तो ये क्या होगी? रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। आज की वीडियो में बस हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। और अब तक तीनों वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक बता दिए हैं गाइस, हम उन पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।